You. How are you? Hope you are fine. Today we will do start chapter 19 source of business finance. Source of business finance एक बिजनेस के लिए फाइनेंस क्या है, एक एंटरप्राइज के लिए फाइनेंस क्या है। एक लाइफ में जैसे ब्लड का काम करता है, सेम एंटरप्राइज में फाइनेंस वैसे काम करता है। बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। रन तो करना दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते हैं आप बिना फाइनेंस के बिजनेस को चलाना। तो यहाँ पर बात है हमारी कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। क्या है हमारा कंसेप्ट? फर्स्ट पॉइंट हमारा है टू रन ए बिजनेस एंटरप्राइज स्मूथली फाइनेंस इज दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस नाइदर ए बिजनेस कैन बी कंडक्टेड इन एन एफिशिएंट मैनर नॉर इट इज़ पॉसिबल टू एक्सपेंड इट। एक बिजनेस को रन कराने के लिए फाइनेंस की नीड बहुत ज़्यादा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना फाइनेंस के आप बिजनेस नहीं कंडक्ट कर सकते एक एफिशिएंट मैनर में, ना ही उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस का। क्या होता है नेचर, जिसको हम फीचर्स कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस चाहे किसी भी टाइप का हो, हर टाइप के बिजनेस के लिए आपको ज़रूरी है फाइनेंस की। चाहे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस आप कर रहे हैं। उसके बाद जब बात है फाइनेंस इज नेसेसरी फॉर बोथ टाइप ऑफ बिजनेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे लार्ज स्केल के लिए आप कर रहे हैं, चाहे स्मॉल स्केल के लिए आप कर रहे हैं, आपको बिजनेस नीड जो है वो पॉइंट हमारा है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। फाइनेंस की नीड डायरेक्टली डिपेंड करती है बिजनेस के साइज पर। अगर बिजनेस का साइज बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा फाइनेंस की नीड होगी, अगर बिजनेस का साइज स्मॉल रहेगा तो आपको कम फाइनेंस की नीड रहेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंक्लूडेड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल। ओनर की कैपिटल, डेब्ट कैपिटल आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में आप उधार से पैसा भी ले सकते हैं और एक कैपिटल की फॉर्म में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फ्लक्चुएटिंग नेचर। क्या है फ्लक्चुएटिंग नेचर? फाइनेंस जो है कभी कम कभी ज़्यादा, बार बार पर्सन बिजनेस के लेवल अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता रहता है। अगर महंगाई ज़्यादा हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, तब भी क्या आपको ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। डिमांड कम हो गई तो कम फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सेल अगर कैश में हो रही है तो आपको क्या है, कम फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सेल अगर क्रेडिट में हो रही है तो ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिपेंड करता रहता है हमारा ये कि किस तरह से आपको फाइनेंस जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस। द साइज ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की अवेलेबिलिटी पर बिजनेस डिपेंड करता है। मीन्स अगर फाइनेंस अच्छा मिल जाता है तो आप बिजनेस का साइज जो है वो बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस नहीं मिल रहा है तो आप क्या है, स्मॉल स्केल पर ही बिजनेस करेंगे। वाइडर टर्म बिजनेस फाइनेंस इज ए वाइडर टर्म, इट इंक्लूड द एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंस रिक्वायर द अरेंजमेंट ऑफ दिस फाइनेंस इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइनेंस जो है हमारा एस्टिमेट लगाते हैं, कितना फाइनेंस हमको ज़रूरत है, कितना हमारे पास है और कितना हमको और अरेंज करना है जिससे उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो फर्स्ट पॉइंट सिग्निफिकेंस का इंपॉर्टेंस क्या है? एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है फाइनेंस। फाइनेंस इज नीडेड फॉर परचेजिंग लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फॉर इनिशियल एक्सपेंडिचर। इट इज जस्ट लाइक ए ड्रीम टू थिंक ऑफ एस्टेब्लिशिंग बिजनेस विदाउट सफिशिएंट फाइनेंस। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। एक बिजनेस को रन कराने के लिए भी क्या है, जरूरी है फाइनेंस। वंस द बिजनेस इज एस्टेब्लिश फाइनेंस इज नीडेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, पेइंग कैरेज, वेजेस एंड सैलरी एटसेट्रा। ओनली एम्पल फाइनेंस कैन रन द बिजनेस सक्सेसफुली। वही बिजनेस जो है सक्सेसफुली रन कर सकता है जहाँ पर
अच्छा फाइनेंस हो, अच्छी तरह से पर्सन को सैलरी मिलती हो, वेजेस हो, अगर फाइनेंस अच्छा होगा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम एम्प्लॉयज़ को टाइम पर सैलरी दे पाएंगे, हम रॉ मटेरियल अच्छे से परचेज कर पाएंगे, प्रोडक्शन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी बिजनेस की, फाइनेंस की। नेक्स्ट हमारा है नेसेसरी फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए भी क्या आपको नीड होती है, किस चीज़ की, फाइनेंस की। अगर आपके पास पुरानी मशीनरी है उसको नए में चेंज करना है तो किस चीज़ की जरूरत है, फाइनेंस की। तो नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस में आपको टाइम टू टाइम अलग अलग अपॉर्चुनिटी दिखती हैं, उन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए, उनसे अर्न प्रॉफिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंस का हमारा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन। रिसेशन क्या है, मंदी के समय में भी एक बिजनेस को सरवाइव करने के लिए सिर्फ किस पर डिपेंड करना पड़ता है, फाइनेंस पर। अगर फाइनेंस आपका कमज़ोर है, या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है फेस नहीं कर सकते हैं रिसेशन को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंक्रीजिंग गुडविल। नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल। गुडविल अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको सबकी पेमेंट टाइम पर करनी होगी, प्रॉम्प्ट पेमेंट करनी होगी, और प्रॉम्प्ट पेमेंट तभी की जा सकती है जब आपके पास अच्छा फाइनेंस होता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पर्सन की बिजनेस करने के लिए टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट रहती है। कई बार हमको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होता है, कई बार हमें मीडियम टर्म के लिए फाइनेंस की नीड रहती है, कई बार हमें सिर्फ थोड़े से समय के लिए, हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल नीड्स रहती हैं। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमारी 3 टाइप्स की रह सकती हैं, लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल नीड, मीडियम टर्म के फाइनेंशियल नीड एंड सोशल टर्म के फाइनेंशियल नीड। लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल नीड क्या है, जब आपको 10 साल से अबोव, या फिर 5 से 7, 10 साल, 12 साल, 20 साल, 15 साल के लिए फाइनेंस की नीड है। तो ऐसे आपको जैसे बिल्डिंग लेने के लिए, प्लांट लेने के लिए, मशीनरी लेने के लिए आपको फाइनेंस की नीड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए पड़ती है, तो हम उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड कहते हैं। अब दूसरा है कि 1 से 10 साल के बीच में, 5 साल, 7 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक, मैक्सिमम 10 ईयर तक आपको फाइनेंस की जो नीड है वो मीडियम टर्म में आती है। वो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, लार्ज स्केल पब्लिसिटी के लिए जो है आपको जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद हमारे शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल नीड आती है। शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल नीड जो है वो लेस देन 1 ईयर रहती है। लेस देन 1 ईयर मीन्स आपको प्रोडक्शन के जो काम है उसको कंप्लीट करने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल को आपने फिनिश गुड्स में चेंज करना है, तो उसमें होने वाले खर्चे के लिए आप क्या करेंगे, फाइनेंस की नीड रहेगी। आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरने हैं, रिपेयर कराना है, या कुछ भी ट्रांसपोर्ट के चार्जेस पे करने हैं, तो वो हमारी जो आती है। 3 टाइप्स का फाइनेंस यहाँ हमने कर लिया है कि लॉन्ग टर्म का फाइनेंस, मिडिल टर्म का या फिर मीडियम टर्म का, और थर्ड हमारा है शॉर्ट टर्म का फाइनेंस। उसके बाद अब सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है, कौन कौन से सोर्सेज हैं बिजनेस फाइनेंस के। जैसे आप कहते हैं ना सोर्स ऑफ वाटर, क्या आप कहते हैं, टैप है, रिवर है, ट्यूबवेल है। तो इस तरह से बिजनेस फाइनेंस के क्या सोर्सेज है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लंबे समय के लिए हमको कहाँ से पैसा मिल सकता है, या तो इक्विटी शेयर से हम इशू करके ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर से इशू करके ले सकते हैं, डिबेंचर से ले सकते हैं, अपने ही प्रॉफिट को डिवाइड ना करके वापस प्रो बैक कर सकते हैं। मतलब कि आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस में ही लगाते जा रहे हैं। वापस जो भी आपको कैपिटल बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए चाहिए, आप क्या करेंगे, वापस उसको ही वहाँ लगा देंगे। और फिर है हमारा स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हमको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। इसी तरह मीडियम टर्म के लिए आपको डिबेंचर इशू कर सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हो, प्रेफरेंस शेयर से कर सकते हो, या फिर कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक में आप अपना करंट अकाउंट खुलाकर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं, अपने बैंक को BR को डिस्काउंट करा सकते हो, ट्रेड क्रेडिट, एंटरपोर्ट डिपॉजिट्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हम क्लियर एक एक पॉइंट हम क्लियर करने जा रहे हैं। हम 2 टाइप से बिजनेस के लिए फाइनेंस जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। पहला हमारा है ओनर फंड, दूसरा हमारा है ब्रोड फंड।
ओनर फंड, जब हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा लेते हैं, पर्सन से कैपिटल की फॉर्म में लेते हैं। एक तो पर्सन खुद अपना कैपिटल पैसा लगाता है, दूसरा हम कह सकते हैं कि उधार में ले सकते हैं। जब पर्सन खुद कैपिटल लगा रहा है तो वो ओनर का ओन्ड फंड कहलाता है, जैसे कि इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से और प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट से। ब्रॉड फंड में हम क्या किसी और से उधार में ले रहे हैं, लोन के वे में ले रहे हैं, जैसे कि लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक कम इनटू दिस कैटेगरी एक्सक्लूडिंग द सोर्स ऑफ ओन्ड फंड, ऑल रिमेनिंग सोर्सेज ऑफ द बिजनेस फाइनेंस आर इंक्लूडेड इन द बोरोड फंड। कोई भी जो है आप किसी से भी उधार ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओन फंड कर रहे हैं। इसमें क्या है, हमारा ओन फंड में इक्विटी शेयर्स आता है। इक्विटी शेयर्स क्या है, सबसे पहले तो आप देखेंगे, इट रेफर टू दो शेयर वी डो नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशंस। ऐसे शेयर्स जिनको पहले प्रेफरेंस नहीं मिलती है अपना डिविडेंड लेने का, या फिर जब पेमेंट की जाएगी रीपेमेंट, तब उनको अपनी कैपिटल पहले पाने का राइट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का फाइनेंस कहलाता है। कैपिटल दैट इज मोबिलाइज्ड बाय इशूइंग शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। Information regarding the maximum amount of capital to be obtained by issuing share is mentioned in the memorandum of association of each company. It is called registered capital. Registered capital is divided into small unit of a given amount. Registered capital क्या होगी, एक पर्सन जो है अपनी लाइफ में कितने के शेयर इशू कर सकता है वो पहले ही बता दिए जाते हैं, तो वो रजिस्टर्ड कैपिटल होगी। उसका रजिस्ट्रेशन वो करा लेगा, नॉमिनल करा लेगा उसको, जिसको हम ऑथोराइज कैपिटल भी कह सकते हैं। जैसे कि वो बता देगा 10 रुपये वाले, 100 रुपये वाले या 1000 रुपये वाले कितने के शेयर वो करने जा रहे हैं। सेकंड हमारा पॉइंट आता है, कैपिटल कलेक्टेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर को इशू करके जो कैपिटल कलेक्ट की जा रही है वही इक्विटी शेयर कैपिटल कहलाई जाएगी। इन इट्स एब्सेंस नो कंपनी कैन बी कंसीव्ड this. Those investors to whom equity share are issued are called equity shareholders. They are the real owner of the company. तो ये जो है हमारे रियल ओनर है कंपनी के। दे हैव द फुल राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी। दे अपॉइंट द डायरेक्टर हु रन द कंपनी। ये जो है शेयर होल्डर जो है उसके रियल ओनर हो जाते हैं। इनको फुल राइट होता है मीटिंग में आने का, मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का, और इनके द्वारा जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो कहलाता है। Thus, equity shareholder participate in the management of the company indirectly. Rate of dividend on equity share is not certain, and equity shareholder are company directly. Rate of dividend and equity share is not certain, and equity shareholder are paid dividend after paying dividend to preference shareholder. तो यहाँ पर जो भी अमाउंट मिलती है प्रेफरेंस शेयर्स वालों को देने के बाद जब उनकी पेमेंट की जाती है, या हम रिडीम करने की बात करते हैं, रीपेमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले किसके शेयर्स को रिडीम किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। जब प्रेफरेंस शेयर वाले रिडीम हो जाते हैं तो उसके बाद ही हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को देते हैं। और इसी तरह से अगर प्रॉफिट जो होता है वो भी पहले डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद अगर ज़्यादा बचता है तो ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर को इशू कर दिया जाएगा, और अगर कम बचता है तो कम जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दे दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या एडवांटेजेस हैं हमारी इक्विटी शेयर्स की। फर्स्ट हमारा पॉइंट है एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है, जो पर्सन शेयर होल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजरियल एक्टिविटी में। मतलब कि उनको फुल राइट होता है वोट देने का, अटेंड करने का मीटिंग। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसका पार्टिसिपेशन जो है वो मैनेजमेंट में रहता है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है टू अर्न मोर बाय वे ऑफ द डिविडेंड। टू अर्न मोर बाय द वे ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जो है अर्न कर सकते हैं। Being the resident claimants, the company's income equity shareholder get whatever is left after making payment of interest on debenture and dividend to preference shareholders. Preference shareholders को इंटरेस्ट और हमारे जो डिविडेंड देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद जो भी बचता है, ज़्यादा बचेगा तो सारा का सारा जो है वो इन्हीं का इक्विटी शेयर होल्डर वाला का होगा, जिससे इनको लार्ज इनकम हो जाती है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट भी इनको मिलते हैं, जैसे कि एक तो आपको जो प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, प्रॉफिट का में मतलब डिविडेंड मिल रहा है, वो आपका रिवेन्यू नेचर का हो जाता है। कैपिटल नेचर का कैसे, जैसे कि आपके शेयर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, उसका पर रेट जो है वो बढ़ जाता है। अगर आपने 100 रुपये का आज खरीदा था और कल उसकी वैल्यू 150 रुपये हो गई है, तो 50 रुपये आपकी पर शेयर की वैल्यू। अगर आपने 100 शेयर लिया है तो आपको 50 गुना 100 करके 5,000 रुपये जो है वो बेनिफिट मिल जाता है कैपिटल नेचर का। तो इसी तरह से आप कम रेट में लेकर ज़्यादा महंगे में भी सेल कर सकते हैं, जैसे शेयर की वैल्यू जो है बढ़ी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडवांटेजेस टू कंपनी। कंपनी को क्या एडवांटेज रहता है? फर्स्ट पॉइंट है परमानेंट कैपिटल मिल जाती है, अरेंजमेंट हो जाता है उनका परमानेंट कैपिटल का, जल्दी से वापस देने का डर नहीं होता है या फिर कोई टेंशन नहीं रहती है। नो फिक्स बर्डन, कुछ ऐसा फिक्स बर्डन नहीं होता कि आपको इतने रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना ही देना है। अगर आपको प्रॉफिट होंगे तो आप दे देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे, कोई फिक्स बर्डन नहीं रहता है। इंक्रीज इन क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द कंपनी इज हाई विच हैज़ लार्ज इक्विटी कैपिटल। कंपनी कैपेसिटी टू सिक्योर लोन एनहांस कंसिडरेबल। कंपनी जो है सिक्योर लोन ले सकती है अगर उसकी कैपिटल जो है ली हुई होती है इक्विटी शेयर से। तो नो नीड ऑफ मॉर्टगेज, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी आपको प्लेज में हम कह सकते हैं कि नहीं रखना पड़ता है। कोई एसेट जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखी जाती है, तो बिना सिक्योरिटी के रखे आपको जो है फाइनेंस मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कुछ इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कह सकते हैं कि कुछ डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले अनसर्टेन इनकम। अगर इनकम कभी तो हो जाएगी काफ़ी सारी, मीन्स किसी साल प्रॉफिट नहीं होते हैं या कम प्रॉफिट होते हैं, तो उन सालों में जो है पर्सन को उन ईयर्स में कम प्रॉफिट मिलेगा। और इनकम जो है वो सर्टेन नहीं रहती है, फिक्स नहीं होती है, कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। इसी तरह से मंदी के दिनों में तो बिल्कुल लॉस होने के चांस हो जाते हैं। लॉस ड्यू टू रिसेशन के कारण टाइम पर जो है प्रॉफिट में गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से उनको नई अमाउंट मिल पाती। लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, जब लिक्विडेशन क्या होता है, समापन का समय आता है, तब भी क्या है इनको लॉस रहता है, क्योंकि अगर कुछ भी पैसा नहीं बचेगा तो पेमेंट करने के बाद, लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद अगर कुछ नहीं बचता तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से लॉस ड्यू टू स्पेकुलेशन। Some people indulge in speculation of shares. As a result, the market price fluctuate violently. It gives rise to possibility of loss to the shareholder. कई बार जो है सट्टेबाजी के कारण, स्पेकुलेशन के कारण जो है शेयर्स के दाम बहुत कम हो जाते हैं, तो इन वजह से जो है इनको लॉस उठाना पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज। नो एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इफ ए कंपनी इश्यूज ओनली इक्विटी शेयर्स इट कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एक कंपनी अगर इक्विटी शेयर को इशू कर रही है तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज जो है वो नहीं ले सकती है। द कंपनी मस्ट ऑल्सो हैव बोरोड कैपिटल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। अगर पर्सन इक्विटी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ कैपिटल जो है डिबेंचर से, कुछ कैपिटल शेयर से इशू करके ही जो है लेनी चाहिए। मीन्स एक कम्बिनेशन रहता है दोनों चीज़ों का, तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। नहीं तो अगर आप सारी कैपिटल जो है इक्विटी शेयर से लेते हैं, वो आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी उसको नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। मान लीजिए आज आपके पास का पैसे की नीड थी, आपने शेयर्स को इशू कर लिया, शेयर को इशू करके पैसा ले लिया। अब मान लीजिए कुछ समय बाद आपके पास खुद के पास इतना प्रॉफिट है, तो आप उसको कैसे, मतलब शेयर्स को तो जल्दी से रिटर्न नहीं किया जा सकता है, तो उनकी मनी को वापस नहीं किया जा सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास बिना बात के हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कैपिटल स्ट्रक्चर में, हम अगर कभी कम करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने लाइफ टाइम के लिए उसको जो है इशू कर रखा है। लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन अ मैनेजमेंट। अब देखिए जगह हम सारा पैसा शेयर होल्डर्स से ही कलेक्ट करेंगे, कैपिटल जो है वो शेयर होल्डर्स से कलेक्ट करेंगे, तो हमारे पर्सन जो है वो शेयर होल्डर्स हमारी मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और बिना वजह उनका कंट्रोल जो है ज़्यादा होता रहेगा और इंटरफेरेंस रहेगी मैनेजमेंट में, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। अदर सिक्योरिटी के कंपेयर जो है कंपनी को बियर करनी पड़ती है इशू करने में इक्विटी शेयर के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट।
फ्लोटेशन कॉस्ट किसको कहते हैं? जो भी इशू करने की कॉस्ट होती है, शेयर को इशू करेंगे, प्रोस्पेक्टस छपवाएंगे, अंडरराइटर कमीशन देंगे और भी अदर जो काम करने पड़ते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, इसीलिए फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बताई जाती है कंपेयर टू अदर्स कैपिटल सोर्सेज। नो टैक्स एडवांटेजेस, टैक्स का कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। जैसे अगर आप इंटरेस्ट डिबेंचर से या लोन से पैसा लेते हैं तो आपको क्या होता है कि कम एक तरह से जो इंटरेस्ट होता है वो आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस बन जाता है, तो प्रॉफिट में से एक्सपेंस जो है वो लेस हो जाते हैं, तो लेस होने की वजह से आपके प्रॉफिट कम शो होते हैं। अब प्रॉफिट कम शो होंगे तो आपको टैक्स भी, इनकम कम शो होगी तो टैक्स भी क्या है, कम देना पड़ेगा। लेकिन जो आप इक्विटी शेयर से पैसा लेते हैं तो उनके ऊपर आपको प्रॉफिट का शेयर देना पड़ता है, तो प्रॉफिट तो इनकम को शो कर ही देता है, तो वो तो बाद में आप डिविडेंड देंगे, तो इस वजह से आपको टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, टैक्स जो है वो रिड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे शेयर होल्डर्स जो कि ऐसे शेयर्स भी हम कह सकते हैं जिनको पहले राइट होता है अपनी मनी को वापस लेने का और एक फिक्स रेट के अकॉर्डिंग डिविडेंड पाने का, तो ऐसा डिविडेंड जो है हम प्रेफरेंस, ऐसे शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए जो है इशू किए जाते हैं और इसमें पर्सन को, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है। डिविडेंड इज पेड टू देम प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज ए प्री डिटरमाइंड, तो ये जो है पहले से ही निश्चित होता है। इसीलिए इन द इवेंट ऑफ ए कंपनी फेसिंग लिक्विडेशन इट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स who are paid back their capital in preference to equity shareholder, तो इनको जो है अपनी कैपिटल पाने का भी पहले राइट होता है और एक प्रिस्क्राइब्ड रेट से डिविडेंड पाने का भी राइट होता है। लेकिन क्या इनके लिए नेगेटिव पॉइंट रहता है, इनको मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है, कोई वोट देने का राइट जो है वो नहीं होता है। कितने टाइप के होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स? तो सबसे पहले हमारा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स नेम से ही क्लियर हो रहा है कि कन्वर्ट करने वाली बात है इसमें। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कि गेट देयर शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर द लैप्स ऑफ ए फिक्स पीरियड, देन सच शेयर आर कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिनको कोई कन्वर्ट करने का राइट जो है नहीं है, चाहे एक टाइम हो भी जाए तो भी ये कन्वर्ट नहीं होंगे। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स नेम से क्लियर हो रहा है। कुमुलेटिव क्या है? इकट्ठा होते रहना। मींस कोई भी डिविडेंड जो है अगर आपका प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर नहीं दिया गया, किसी ईयर आपको लॉस हो रहे हैं तो आप नहीं दे पाते हैं, तो अगले साल जब प्रॉफिट होंगे तो आप क्या है, पिछले साल का भी जो लॉस हुआ था उस वर्ष आप नहीं दे पाए थे डिविडेंड, तो आज आपको वो पिछले का भी क्लियर करना पड़ेगा। मीन्स अगर 5 साल लगातार आपको लॉस होते रहे और छठे साल आपको प्रॉफिट हुआ है तो पिछले 5 सालों का भी आपका डिविडेंड जो है वो आप इकट्ठा पे करेंगे। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में आपका प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो फिक्स होगा, वो आप क्या है इकट्ठा करते रहेंगे अगर जिस साल आपको डिविडेंड नहीं दे पाए थे आप। नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में कोई डिविडेंड इकट्ठा नहीं होगा, जिस साल में प्रॉफिट होंगे दे दिए जाएंगे, जिस साल प्रॉफिट नहीं होंगे नहीं दिया जाएगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेट करने की बात है। अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं, एक कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं, एडिशनल डिविडेंड के अलावा एडिशनल जो सरप्लस में अमाउंट जो है वो ले सकते हैं, पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। नॉन पार्टिसिपेट में हम कह सकते हैं कि एडिशनल डिविडेंड में, प्रॉफिट का में कुछ भी सरप्लस अमाउंट का लेने का राइट नहीं होता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक रिडीम करने का फिक्स पीरियड बता दिया जाएगा कि आपको 5 साल के बाद आपकी पेमेंट कर दी जाएगी या 7 साल के बाद आपको रीपेमेंट कर दिया जाएगा। तो एक प्रिस्क्राइब्ड या हम कह सकते हैं कि प्री डिटरमाइंड टाइमिंग पीरियड है या फिक्स पीरियड है उसका, कि पहले से निर्धारित किया गया है, तो वो हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाता है। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि पहले से रिडीम करने का टाइम जो है वो फिक्स नहीं किया गया, लाइफ टाइम में कभी भी रिडीम नहीं किए जाएंगे, मतलब कि कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर, वाइंडिंग अप के टाइम पर जो है हम इसको इशू करते हैं, रिटर्न करते हैं, मीन्स रीपेमेंट करते हैं।
क्या एडवांटेजेस हैं प्रेफरेंस शेयर्स के? प्रेफरेंस शेयर का फर्स्ट एडवांटेज जो है इन्वेस्टर के लिए कि रेगुलर इनकम रहती है। देखो आप पहले से ही बता देते हैं कि एक प्रिस्क्राइब रेट के अकॉर्डिंग आप डिविडेंड देते हैं, तो अगर प्रॉफिट पर्सन को नहीं हो रहे हैं, कंपनी को नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा कि वो इकट्ठा कर किया जाएगा, तो इस तरह से उसको इनकम जो है वो रेगुलर मिलती है। प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, अगर कंपनी बंद होती है तो भी पहले इनके पेमेंट जो है पहले की जाएगी कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। तो इसी तरह से पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अगर ये चाहें तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट जो है इनको पहले से बता दिया जाता है, तो वो देने का राइट भी वो मिल जाता है। वोटिंग राइट ऑन रिलेटेड रिजोल्यूशन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट ऑन सच रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी हैज ए डायरेक्ट बीरिंग ऑन देयर इंटरेस्ट। एडवांटेज क्या है कंपनी के? नो इंटरफेरेंस मैनेज, कंपनी को क्या बेनिफिट रहता है कि अब ये शेयर होल्डर जो है वो हमारे इसको इंटरफेरेंस नहीं करेंगे मैनेजमेंट में। बर्डन भी उनके ऊपर कम रहता है, मतलब कि उन्हें कम पे करना पड़ता है। एक इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो सभी अमाउंट जो है, सारी की सारी अमाउंट जो है प्रॉफिट की बांट दी जाती है, लेकिन इनको एक प्रिस्क्राइब्ड रेट के अकॉर्डिंग ही हम डिविडेंड देते हैं, तो इसलिए बर्डन जो है कंपनी का कम रहता है। नो नीड ऑफ मॉर्गेज, इसमें भी गिरवी रखने की जो हम कह सकते हैं कि वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिसिप्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल, परमानेंट कैपिटल जो है रिसिप्ट हो जाती है आपको, जो यूज़ कर रहे हैं आप कैपिटल, वो 5-7 साल तक, जब तक भी आप चाहें, मतलब उतने तक के लिए कर सकते हैं। और कई शेयर्स तो ऐसे भी रहते हैं जिसमें हम पूरी लाइफ में नहीं करेंगे, हमेशा वाइंड अप के टाइम पर ही कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? आप अगर कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा कैपिटल की नीड नहीं है तो आप उन शेयर्स को रिडीम भी कर सकते हैं। बेनिफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, बेनिफिट क्या रहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए? Rate of dividend on the preference share is predetermined, it is not much. The benefit to equity shareholder is that after making payment of dividend at fixed rate to preference shareholder, the remainder amount of profit goes to them. जो भी अमाउंट है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट के अकॉर्डिंग देने के बाद जितनी भी बचती है वो सारी की सारी इक्विटी शेयर होल्डर वाले जो है पर्सन ले सकते हैं, कमा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारी? डिसएडवांटेज हैं, फर्स्ट पॉइंट है नो पार्टिसिपेशन। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सरप्लस एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पर भी आपको कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजीरियल एक्टिविटी, मैनेजीरियल एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है, कोई लीगल राइट नहीं मिलता है डिविडेंड लेने का। तो ये तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नो डिविडेंड इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दे कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। तो ये पहले से ही क्लियर है। डिसएडवांटेजेस क्या है कंपनी के लिए? एक तो फिक्स बर्डन, इनके ऊपर फिक्स बर्डन रहता है कि कंपनी को फिक्स रेट के अकॉर्डिंग डिविडेंड देना ही पड़ेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुए तब भी देना पड़ेगा। कोई टैक्स का एडवांटेज नहीं मिलता है क्योंकि डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट में से दिया जाता है, प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट नहीं होता है इसमें, तो इसलिए डिविडेंड जो है हमारी इनकम में इंक्लूड हो जाता है, तो इनकम टैक्स जो है हमको हाई पे करना पड़ता है। डिससेटिस्फैक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो डिससेटिस्फैक्शन हो सकते हैं, डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, बिकॉज company earn very little profit and preference shareholder mostly receive dividend but not the equity shareholder as nothing is left for them। तो इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है कि हमें तो मिला नहीं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंस क्या है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में। सबसे पहला पॉइंट हम कह सकते हैं मैनेजमेंट की मीटिंग का पार्टिसिपेट करने का राइट जो है वो इक्विटी शेयर्स को रहता है, लेकिन उनको कोई राइट नहीं होता है। सीक्वेंस ऑफ डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड इज पेड लास्ट ऑफ ऑल, सबसे लास्ट में पे किया जाता है, इनको सबसे पहले पे किया जाता है। सीक्वेंस ऑफ रिफंड कैपिटल, कैपिटल की रिफंड भी पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को की जाती है, इक्विटी शेयर वालों को बाद में की जाती है। रिफंड ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग लाइफ, लाइफ के टाइम में इसको नहीं अमाउंट रिफंड की जाती, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में जो है वो रिफंड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो क्या है? परमानेंसी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की परमानेंसी रहती है किस केस में? हमारे प्रेफरेंस शेयर के केस में, लेकिन इसमें अनसर्टेन रहता है, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी तो कम, कभी तो बहुत ज़्यादा, कभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक कंपल्सन इज कंपल्सरी टू इशू इक्विटी शेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिए कंपल्सरी होता है कि कोई भी कंपनी जब एस्टेब्लिश की जा रही है, फॉर्मेशन उसकी की जा रही है, तो शेयर इशू, इक्विटी शेयर जो ज़रूर इशू करने ही पड़ते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो है कंपल्सरी नहीं है इशू करना।
कुमुलेटिव नेचर, ये जो है प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं कुमुलेटिव नेचर के होते हैं। अगर इनको किसी साल लॉस होने की वजह से प्रॉफिट नहीं मिल पाया है तो इकट्ठा करके दिया जा सकता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी साल नहीं हुआ है तो नहीं मिलेगा। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम डिबेंचर और अदर सोर्सेज के टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।